दोस्तों नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर गोदी मीडिया में जितने तरह का प्रोपेगेंडा आप देख सकते हैं वो देख रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो राजनीतिक धारणा है उसको लेकर भी, उनकी विचारधारा को लेकर भी, उनके गठबंधन को लेकर भी, उनके कथित संभावित गठबंधन को लेकर भी तमाम तरह के कयासों के दौर से राम लला विराजमान होने के दौर में भी आपने गोदी मीडिया को मुक्ति लेते हुए नहीं देखा। जहां गोदी मीडिया की एक नजर राम लला को विराजमान कराने पर थी तो दूसरी नजर नीतीश कुमार के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाने पर थी। और जब से खासकर 9 अगस्त 2022 को जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा और विपक्ष को मजबूत करने में लगे, तब से लेकर आज तक हर महीने में ऐसा लगता है कि प्रोपेगेंडा मीडिया ने 20 से 25 दिन तय कर रखे हैं कि नीतीश कुमार अब इधर से छोड़कर उधर चले गए, उधर से छोड़कर इधर चले आए, इसको लेकर खबरें प्रसारित करते रहे। आज पटना में वेटनरी कॉलेज के मैदान में जो कुछ हुआ वहां पर सब कुछ देखने लायक था। नीतीश कुमार जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार कैसे गिराई, जनसंघ घटक के विधायकों ने कैसे गिराई, वो बात जब कर रहे थे तो पत्रकार दीर्घा में बैठे हुए पत्रकार, गोदी मीडिया के पत्रकारों के चेहरे मुरझाए हुए थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर हमला बोला, उन्हें लगा जैसे उन्हें मनमाफिक चीज कोई मिल गई। उनके चेहरे खिल गए थे और बताने की कवायद शुरू हुई कि नीतीश कुमार ने गठबंधन छोड़ने का संकेत दे दिया। बिहार की वास्तविकता यह है कि नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ने का फैसला नहीं लेने वाले हैं। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे, ऐसी बात जनता दल यूनाइटेड के तमाम बड़े लोग कई सारे अंदरूनी सूत्र निजी बातचीत में भी साझा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। और जो खबरें चल रही हैं उन खबरों से नीतीश कुमार व्यथित भी हैं कि इस तरह की खबरें आखिर चला कौन रहा है और चलवा कौन रहा है। इंडिया गठबंधन की बेंगलुरु की बैठक में नीतीश कुमार अपने एक कार्यक्रम की वजह से जल्दी निकल गए, तब कहा गया कि नीतीश कुमार नाराज है। शरद पवार रात की डिनर में न पहुंचकर अगले दिन पहुंचे जबकि उनका मेडिकल चेकअप था, कहा गया शरद पवार नाराज है। ममता बनर्जी ने केरल फॉर्मूले के तहत, जो पहले से तय था कि बंगाल और पंजाब में केरल फॉर्मूले से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग होगी, यानी आमने सामने की सीटों पर दोनों इंडिया गठबंधन के दोनों कैंडिडेट आमने सामने लड़ेंगे, उसको लेकर आज अलग तरह का प्रोपेगेंडा। और इन सब के बीच कि कर्पूरी ठाकुर ने परिवारवाद पर जो हमला बोला वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव और लालू यादव पर बोला, ये दिखाने की कवायद। शायद गोदी मीडिया ये बताना आपको नहीं चाहता हो कि नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर जो हमला बोला है उस परिवारवाद की जद में बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री ठाकुर प्रसाद के बेटे रविशंकर प्रसाद भी आते हैं। उस परिवारवाद की जड़ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर भी आते हैं। कैप्टन जयनारायण निषाद के बेटे अजय निषाद भी आते हैं। उस परिवारवाद की जद में जिन्हें रविशंकर प्रसाद की जगह टिकट दिए जाने की संभावना है, आर.के. सिन्हा भाजपा के राज्यसभा सांसद के बेटे ऋतुराज सिन्हा भी आते हैं। और उस परिवारवाद की जड़ में विजय राजे सिंधिया की बेटी वसुंधरा राजे भी आती है, भले ही वो दरकिनार कर दी गई है। उस परिवारवाद की जड़ में वेद प्रकाश गोयल के बेटे पीयूष गोयल भी आते हैं। और उस परिवारवाद की जड़ में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कई पीढ़ियों से जुड़े रहे देवेंद्र फडणवीस भी आते हैं। कौन सी पार्टी परिवारवाद से बची हुई है? नीतीश कुमार की बात को लेकर के जो हाय तौबा मची हुई है, उस हाय तौबा के बीच में आधे स्टेटमेंट को दिखाना और कर्पूरी ठाकुर की सरकार किन लोगों ने गिराई उस खबर को ना दिखाना, यह बहुत कुछ जाहिर करता है कि मीडिया किस सेलेक्टिव अप्रोच के साथ काम कर रहा है। और बड़ा सवाल यह उठता है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मची है? नीतीश कुमार को लेकर हाय तौबा दरअसल इसलिए मची है क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के सीटों पर ही प्रभावित नहीं कर रहे, बिहार में ही नरेंद्र मोदी का रास्ता बंद नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी की चुनावी संभावनाओं का रास्ता नीतीश कुमार पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी बंद कर रहे हैं। कमोबेश जो परसेप्शन बिल्डअप हुआ है वो पूरे देश में बंद कर रहे हैं। और सवाल दरअसल घूम फिर करके यही आता है कि आखिर नीतीश कुमार के सहारे जो कवायद करने की कोशिश है वो करने की कोशिश क्यों हो रही है? क्यों दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी में मतभेद है? तो ये बात भी अब कहने के लिए नहीं बचा है
कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, दोनों रेल मंत्री रहे हैं। स्वाभाविक है कि प्रतिद्वंदिता होगी और कंपटीशन होना, एक हेल्दी कंपटीशन होना, कहीं इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी से लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी कंपीट करते थे तो भला क्या बुराई हो सकती है? हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। और अटल बिहारी वाजपेयी से जब वो लोग कंपीट करते थे और आज की तारीख में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, तो यह भी बात सामने आती है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह एक दूसरे को कंपीट कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा उतना ज्यादा परफॉर्मेंस उन सभी राज्यों में, बंगाल को लगेगा कि चुनाव के बाद हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, वहां भाजपा का रास्ता रुकेगा। बंगाली मानुस को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वो बंगाली मानुस जो करीब करीब बंगाल का प्रधानमंत्री देख चुका था, सीपीएम की पोलित ब्यूरो ने ज्योति बाबू को अपना नेता नहीं माना। ज्योति बासु लाल किले की प्राचीर तक नहीं पहुंच पाए। उस बंगाली बाबू के मन में 1996 से 2024 आ गया। 28 साल पुरानी टीस है कि बंगाल का कोई व्यक्ति दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वोच्च सत्ता प्रतिष्ठान पर काबिज हो। राज्यसभा के मार्फत बिहार का प्रधानमंत्री एक बार बना जरूर। इंद कुमार गुजराल राज्यसभा के रास्ते, बिहार के रास्ते प्रधानमंत्री बने। बिहार से प्रधानमंत्री नहीं बना है, वो बिहारी नहीं थे, बिहार की सीट से सांसद थे। तो बिहार के अंदर भी नीतीश कुमार को लेकर माहौल है। ठीक इसी तरह से कोई मराठी मानुस प्रधानमंत्री नहीं बना है। शरद पवार को लेकर के उद्धव ठाकरे वहां कोशिश कर सकते हैं। एक मराठा प्रधानमंत्री, एक छत्रपति, आधुनिक छत्रपति दिल्ली में दिखाई दे, इसको लेकर मराठी मानुस की भावनाएं भी कुलाचे मार रही है। और यही अलग अलग भावनाएं का कुलाचे मारना भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं को सबोटाज कर रहा है, उनकी चुनावी संभावनाओं को अलग अलग राज्यों में धूमिल कर रहा है। तो स्वाभाविक है जो व्यक्ति सत्ता में है उसका विधायक दल छोटा है, उससे ये लोग तरह तरह के र्यूमर उसके बारे में फैला रहे हैं। और इस र्यूमर के फैलाए जाने से क्या फर्क पड़ता है, निश्चित तौर पर हो सकता है कि कुछ लोग उसके झांसे में आ जाए, लेकिन नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, इस बात में अब कोई दो राय नहीं है। इसी गठबंधन के साथ नीतीश कुमार है। और बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की एक बात को लेकर के इंडिया गठबंधन के बीच राष्ट्रीय जनता दल से कुछ मतभेद जरूर है, लेकिन सवाल उठता है कि मतभेद तो मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच भी है। मोहन भागवत कुछ बोलते हैं, कांग्रेस के बिना हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते, और नरेंद्र मोदी की टीम के अलग अलग लोग कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। कई बार मोहन भागवत कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होगी, और कई बार मोहन भागवत ही कहते हैं कि भेदभाव समाप्त करने के लिए, गैर बराबरी समाप्त करने के लिए आरक्षण को जब तक ये गैर बराबरी भेदभाव समाप्त न हो जारी रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी कुछ और बात कहते हैं। जाति जनगणना के मुद्दे पर कोई कुछ बात कहता है, कोई कुछ बात कहता है बीजेपी के अंदर से। तो सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आती है, तब कोई नहीं कहता कि बीजेपी में मतभेद है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ये जरूर चाहते हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो। स्वाभाविक है उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर है, कभी पहले नंबर पर थी 2010 में, 2015 में दूसरे नंबर पर थी, 2020 में एक चिराग मॉडल के द्वारा, एक कथित चिराग मॉडल के द्वारा तीसरे नंबर पर पहुंचा दी गई। तो जो पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंची है, अगर वो पहले या दूसरे नंबर पर पहुंचेगी तो राष्ट्रीय जनता दल को उससे घाटा नहीं है। घाटा जिन्हें है वो इस प्रकार की कवायद कर रहे हैं कि कहीं से लालू यादव यदि तैयार हो गए और आने वाले 24-48 घंटों में, संभवतः अगली कैबिनेट बैठक तक ही यदि लालू जी तैयार हो गए और बिहार की विधानसभा भंग हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी को 40 नहीं बल्कि 40 + 243 यानी 283 सीटों की कवायद करनी होगी। उस दौर में करनी होगी जिस दौर में एक तरफ वसुंधरा राजे की नाराजगी, शिवराज सिंह चौहान को हटाए जाने से मध्य प्रदेश के लोगों की नाराजगी, उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना और आरक्षण को लेकर नया उबाल, हरियाणा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के आंदोलन को लेकर नया बवाल, और अब जो राजस्थान से खबरें आ रही है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का फैसला अशोक गहलोत की सरकार ने लिया था, उसे मौजूदा सरकार उठाने की दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। तो इन सारे मामलों के बवाल के बीच यदि एक गठबंधन भी इंडिया का गड़बड़ाता है तो स्वाभाविक फायदा बीजेपी को होगा। और इन सारे मामलों के बीच बिहार जैसा पॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स स्टेट, इन सारे मामलों के बीच बिहार जैसा पॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स स्टेट यदि
लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने की दिशा में आगे जाता है तो बीजेपी बुरी तरह उलझ जाएगी। वो लोकसभा की तैयारी करे या विधानसभा की तैयारी करे। और मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन की जितनी बातें, साइमल्टेनियस पोल की जितनी बातें भारतीय जनता पार्टी करे, रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी बना दे, क्या आपने कहीं देखा कि किसी भी भाजपा शासित बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव को प्रेफर किया हो? 2019 में नरेंद्र मोदी यदि चाहते तो महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के चुनाव जो अगले 6-7 महीने के दरमियान ही थे, वो लोकसभा के साथ करा सकते थे, लेकिन वो नहीं चाहते, क्योंकि सीधा सीधा बीजेपी का एजेंडा होता है कि चुनाव लोकसभा का होगा तो पूरा फोकस हम कर पाएंगे, पूरा नैरेटिव सेट कर पाएंगे, कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर इक्वेशनल पॉलिटिक्स में कम से कम फंसेंगे। और जब लोकसभा के साथ किसी भी बीजेपी के मजबूत आधार या ठीक ठाक आधार वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव होगा तो हालात बिगड़ सकते हैं। हिंदुत्व की लहर, चुनावी हिंदुत्व की लहर समीकरणों की सियासत, इक्वेशनल पॉलिटिक्स में सिमट सकती है। नीतीश कुमार यही सिमटाना चाहते हैं, लालू यादव को यही समझाना चाहते हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव में चलते हैं और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि खाता भी खुलने की नौबत लोकसभा में ना आए, या खाता भी खुले तो 1, 2, 3 सीटों से ज्यादा ना मिल पाए। विधानसभा में भी मुख्य विपक्षी दल का दर्जा पाने की स्थिति में संभवतः बीजेपी नहीं पहुंच पाए। दरअसल इस खेल के पीछे एक रणनीति नीतीश कुमार की है कि अपने विधायक दल को बड़ा बनाना। भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल जो बड़ा है और जिस वजह से वो सत्ता के खेल में महसूस करती है, उसे कर्टेल कर छोटा करना और अपने विधायक दल को ऊंचा उठाना। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल को जेडीयू के विधायक बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब लालू यादव क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं? क्या ईडी ने, सीधी बात है कि क्या ईडी की वजह से दिक्कत आ रही है? क्या ईडी ने इस बात के लिए ताकीद कर रखी है और इसी वजह से अभी तक सिर्फ समन और पूछताछ ही हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ताकि एक ताकीद कर दी गई हो कि विधानसभा भंग करने की हद तक आप जाएंगे तो फिर केस मुकदमे में मुश्किलें बढ़ सकती है, सरकार के तमाम पिंजराबंद तोते भिड़ सकते हैं? ये आशंका लोगों के मन में है। लेकिन सवाल यह भी है कि लालू यादव किसी से डरने वाले व्यक्ति का नाम नहीं है। लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका था, वो किसी ईडी सीडी से डरने वाले नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल है वो यही है कि यदि समय रहते नीतीश कुमार की इच्छा जो विधानसभा भंग करने की है, उस इच्छा के साथ लालू यादव ने सहमति नहीं जताई तो कुछ ना कुछ गफलत फैलाने की गुंजाइश बनी रहेगी। आखिर गफलत क्यों फैलाई जाती है? गफलत के पीछे असली कारण क्या होता है? तो असली कारण क्या है? असली कारण दरअसल यह है कि जब तक बिहार में विधानसभा के अंदर लगभग 1/3 विधायक, 32% के करीब विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी खुद को सत्ता के खेल में मानती है। कोई भी पार्टी जिसके विधायकों की संख्या 30% से ज्यादा हो, वो अपने आप को सत्ता के खेल में मानती है। वो सत्ता पक्ष में होगी या मुख्य विपक्षी दल होगी, और ये दोनों ही दल सत्ता के खेल में होते हैं। लेकिन जब विधायक दल की संख्या 10% या उससे नीचे जाने की संभावना बन जाती है, तब सत्ता के खेल तो छोड़ दीजिए, मुख्य विपक्षी दल बने रहने के खेल में भी वो पार्टी नहीं रह जाती। और जब वो मुख्य विपक्षी दल बने रहने के खेल में नहीं होगी तो सियासत के खेल में भला कैसे बनी रह पाएगी, चाहे जितना ताकतवर संगठन हो। और यही वो कारण है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच आप लगातार बैठकों का दौर भी सुनते रहते हैं कि कभी नीतीश कुमार लालू यादव से मिलने पहुंचे, कभी लालू यादव नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। कारण एक ही है कि विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ कराना है, जल्द से जल्द सहमति दीजिए। क्योंकि जब तक लालू यादव सहमति नहीं देंगे, जब तक राष्ट्रीय जनता दल के मिनिस्टर कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं देंगे, तब तक राजभवन के पास कुछ न कुछ करने का मौका हो सकता है। लेकिन जब पूरे कैबिनेट की सहमति होगी तो राजभवन के हाथ बन जाएंगे, और राजभवन के हाथ जब बन जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ बन जाएंगे, और वन नेशन वन इलेक्शन पर सीधे सीधे बीजेपी घिरती हुई नजर आएगी कि एक राज्य जो वन नेशन वन इलेक्शन चाहता है, आप उसकी सदिच्छा से पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, क्यों उस पर आलोचना कर रहे हैं? तो एक तरफ जाति जनगणना, दूसरी तरफ अति पिछड़े राजनीति का उभार,
तीसरी तरफ आरक्षण बढ़ाने की मांग, चौथी तरफ बिहार के 1/3 से ज्यादा परिवारों को 2-2 लाख रुपए लघु उद्यम शुरू करने के लिए दिए जाने की घोषणा, और पांचवी तरफ बिहारी प्रधानमंत्री का सवाल, और इन सब से आगे बढ़कर सियासत के खेल में नरेंद्र मोदी के सामने एक पिछड़े वर्ग का चेहरा उभरता हुआ दिखना, नीतीश कुमार का चेहरा दिखना। यह सारी रणनीति उस दिशा में जाकर दिख रही है जहां सिर्फ एक व्यक्ति से नरेंद्र मोदी को परेशानी है। हिंदी भाषी भारत में कौन ऐसा चेहरा है? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, इन सभी हिंदी भाषी राज्यों में कौन ऐसा चेहरा है जिस चेहरे से नरेंद्र मोदी को टक्कर मिल सकती है, जिसके ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है? और बड़ी बात यह कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप नहीं होने के बावजूद सियासत के इस खेल में वो इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट के तौर पर भी जाना जाता है। वो चेहरा नीतीश कुमार का है, और इसीलिए नीतीश कुमार के बारे में जितनी र्यूमर मॉन्गरिंग होगी, जितनी ज्यादा अफवाहें गोदी मीडिया से लेकर कुछ डिजिटल गोदी भी हो गए हैं जो फैलाते रहेंगे और खबरें बनाते रहेंगे, लोगों को डाइवर्ट करते रहेंगे, माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते रहेंगे। आने वाले वक्त में इस माइंड डाइवर्ट करने वाले माइंड गेम का सीधे सीधे खात्मा हो जाए, इसीलिए बिहार विधानसभा को भंग करने की तरफ जनता दल यूनाइटेड के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और चलते चलते एक बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मेरे पास जो अंतिम उपलब्ध जानकारी है उसके मुताबिक नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे। वो कहीं नहीं जा रहे हैं। बात सिर्फ विधानसभा भंग करने की है, जिससे बीजेपी घबराई हुई है, जिससे संघ घबराया हुआ है, और जो गुजरात से संगठन मंत्री या पदाधिकारी बनाकर भेजे गए हैं भिखू भाई दलसानिया, कहा जाता है कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करते हैं। उनकी रिपोर्ट में भी, उनकी बात में भी इस बात की घबराहट लोग बता रहे हैं, बिहार के राजनीतिक पंडित बता रहे हैं कि घबराहट इस बात की है कि 40 के बदले 283 न लड़ना पड़ जाए। आने वाले वक्त में देखिए क्या होता है। कल भी कैबिनेट बैठक है, दावे के साथ तो नहीं कर सकता, लेकिन लालू यादव ने यदि सहमति दे दी तो कल भी विधानसभा भंग हो सकती है, कोई नहीं जानता। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।